इमरान यामीन, A2 लेवल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आज लास्ट क्लास है। और कल वाली क्लास में भी हम म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसमें कोई नई बात हो। और जो बात हम ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके हों, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास के अंदर उस चीज को शामिल ना करूं। ठीक है, सिर्फ नई बातें करूंगा। तो जरा देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा दो क्वाइल्स होते हैं। एक क्वाइल, ये पहला क्वाइल है, जिसे मैं कहता हूं प्राइमरी क्वाइल। और इस प्राइमरी क्वाइल में जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्वेश्चन पहली बात तो पूछ रहे हैं, बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है? तो फैजान भाई, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होती क्या चीज है? जी बेटा, आप बता सकते हैं व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है? सर, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है जहां पर द रीजन वेयर अ मूविंग चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्ट करती है। पर मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगती है? इस पूरे चैप्टर में याद है, मैग्नेटिक फोर्स या तो मूविंग चार्ज पे लगती है या करंट कैरिंग वायर पे लगती है। द रीजन वेयर अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जनाब, आपने सही कहा, मैग्नेटिक फोर्स लगे। पर मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगती है, तो वो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है। ठीक, पहली बात हो गई। क्वेश्चन का जो बेटा सेकंड पार्ट है, उस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कुछ ड्राइंग कराना चाह रहा है। अब वो ड्राइंग करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं अभी सर्च कर रहा था, मुझे मिल भी गई टाइमली। जरा इस पिक्चर में देखिएगा। पिक्चर में यार है ये डायग्राम में कि सर एक करंट पास हो रहा है। जब किसी सॉलिनॉइड से करंट पास होता है तो करंट पास करने पर इसके अंदर बनती है मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो क्वेश्चन है सर, नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ पोल कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझने के लिए आप जरा इस डायग्राम में देखिए कि राइट हैंड रूल में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकूंगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आप देखिए, मैंने सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड के अंदर होल्ड कर लिया। और राइट हैंड को होल्ड करने के बाद जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को घुमाया हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा अंगूठा आ रहा है, थंब पॉइंट्स नॉर्थ पोल, थंब पॉइंट्स नॉर्थ पोल। तो जरा इस वाली डायग्राम को सारे स्टूडेंट जहन में रखिएगा। और क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन के अंदर मैं आप बच्चों से ही ये वाली बात पूछना चाहूंगा कि इस वाली पिक्चर को दिमाग में रखते हुए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जी, मैं सरमद आपसे बोलूंगा यार, ये सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड को भी अपने राइट हैंड में होल्ड करो। और होल्ड करके मुझे बताओ, ऊपर नॉर्थ पोल आएगा या ऊपर साउथ पोल आएगा? आप मुझे बताइए बेटा, क्या आएगा ऊपर? राइट हैंड ग्रिप रूल, सरमद। ऊपर नॉर्थ आएगा, जबरदस्त आपने बताया। उमर बेटा, आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की, उसको जहन में रखते हुए बताइएगा कि अगर मैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं तो आपका अंगूठा नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उमर? अंगूठा जी जी। हाँ बेटा उमर, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब इफ? नहीं नहीं यार, देखो अंगूठा जो होगा ना, आपको जो थंब होगा वो ऑब्वियसली या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि आप राइट हैंड से, जब राइट हैंड से अपने हाथ से, यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो हाथ की फिंगर्स हैं, उन हाथ की फिंगर्स को जरा इस डायरेक्शन में घुमाइए। इस डायरेक्शन में फिंगर्स को जरा घुमाइएगा। क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे बताओ तुम्हारा अंगूठा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, तुम्हारा अंगूठा भी अपवर्ड जा रहा है। और सरमत का अंगूठा भी ऊपर जा रहा है, और दोनों गलत है। तो मैं क्या करूं यार? अब मैं किस तरह से तुम्हें समझाऊं कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है।
और अभी मैं करूंगा यार ये कि अभी जब क्लास खत्म कर लूंगा भाई, तो ऊपर से कैमरा रखकर अपने किसी बच्चे से पिक्चर बना के भेज सकूंगा कि आप देखिएगा जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे ना, तो राइट हैंड रूल लगाने पर जब इसको अपने हाथ से होल्ड करोगे, तो आपकी फिंगर जब इस डायरेक्शन में जाएंगी जो मैंने बनाने की कोशिश की है, तो आपका अंगूठा नीचे आएगा। और जब अंगूठा नीचे आएगा, तो अंगूठा नीचे आने का मतलब नीचे नॉर्थ पोल होगा। कोई और बच्चा इसमें कामयाब हो रहा हो तो मुझे बताना। इज़्मा तुम बताओ, तुम्हारा क्या अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है? अगर तुम्हारा आ रहा है चले शुगर। अच्छा फात बेटा, हाँ नीचे। अच्छा फात, तुम्हारा अंगूठा नीचे आ रहा है? अगर तुम अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखते हो, जिस डायरेक्शन यानी तुम अपना अंगूठा नीचे करो सारे बच्चे। जब सारे बच्चे अंगूठा नीचे करोगे तो अंगूठा नीचे करके मुझे बताओ जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर जा रही है नहीं जा रही? उमर जरा चेक करो, अंगूठा नीचे, राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है उमर? है ना? जब हाँ, आपका अंगूठा डाउनवर्ड होगा, फिंगर्स की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होंगी, और जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा आएगा इट विल बी द नॉर्थ पोल। ठीक है जनाब? तो पक्की बात है जनाब, नॉर्थ पोल बनेगा नीचे। और जब नॉर्थ पोल बनेगा नीचे, तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन में यार ये पूछ रहा है कि ड्रॉ एन एरो ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो बताइए, जब ये वाली बात डिसाइड हो गई कि अंगूठा नीचे जा रहा है, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, सरमत तुम्हारा अंगूठा सेट हुआ है इस वाली बात पे जो मैंने बताई है? अंगूठा नीचे करो और फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में लेके जाओ। बात बन रही नहीं बन रही? लेकिन पहले तुमने गलत बता के मुझे टेंशन करा दी ना यार। पहले गलत बता के टेंशन करा दी। अच्छा चलें, अब तो अगर सही हो चुका है और सबको पता है सर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। अच्छा चलें चलें। अब ये तो डिसाइड हो गया नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है। अब जरा मुझे एक और बात, तुम बताना मुझे फैजान, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर है, मैग्नेटिक लाइनों की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ बनाऊंगा या साउथ से नॉर्थ बनाऊंगा? मैग्नेटिक लाइन है। मैग्नेटिक लाइनें कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? जो साउथ साउथ से नॉर्थ। अबे नहीं ना यार, मैग्नेटिक लाइनें, करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइनें थोड़ी होती हैं भाई। करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइनें नहीं होती यार। करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइनें नहीं होती। नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो मुझे बता सकते हो उमर, मैग्नेटिक लाइनें कहाँ से कहाँ जाएंगी? उमर बता सकते हो मैग्नेटिक लाइनें कहाँ से कहाँ जाएंगी? मोस्ट केसेस नहीं, कोई रूल एक होगा ना यार, मोस्ट केसेस में थोड़ी होगा। तो जरा सुनना भाई। सर मैग्नेटिक लाइनें जो क्वाइल के बाहर होती हैं, जो क्वाइल के बाहर होती हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं। और जो मैग्नेटिक लाइनें क्वाइल के अंदर होती हैं, उसको भाई इस एनिमेशन में देखोगे तो बात समझ में आ सकेगी। जरा देखना, ये सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड के अंदर देखिए ये करंट जा रहा है, ये जरा देखिएगा मैग्नेटिक लाइनें। ये मैग्नेटिक लाइनें सोलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ है। अभी देखना नॉर्थ साउथ बनाएगा ये जो ब्लू, ये देखिए देखिए ये मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ से साउथ जा रही है, सोलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। लेकिन जब आप अंदर जाओगे ना, तो अंदर से घूम के ये मैग्नेटिक लाइनें वापस आती हैं। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक लाइन, आउटसाइड द सोलिनॉइड, लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अंदर से घूम के आ रही हैं। जब अंदर से घूम के आ रही है तो अंदर वाली पोर्शन में साउथ से नॉर्थ है। इसको भी क्लास के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा भाई, देख लेना। तुम लोगों को तो ओ लेवल भी याद नहीं आ रही यार। तो भैया मैग्नेटिक लाइनें बाहर में नॉर्थ से साउथ होती हैं, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ होती हैं। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है। और जब बाहर की बात करूंगा तो यूं घूम के आएगी। उमर भाई ये वाली बात समझ में आई कि सोलिनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर से घूम के आती है तो अंदर में साउथ से नॉर्थ है। ठीक है भाई? उमर, ठीक है जी, ठीक है, अगर आपने ये बात हमारी मान ली है। जी जी जी। इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द कंडक्टर इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दे कंप्लीट अ साइकिल। और जब साइकिल कंप्लीट करेंगी तो आउटसाइड दी सॉलिनॉइड नॉर्थ से साउथ जाएगी, पर अंदर से घूम घूम के आ रही होगी साउथ से नॉर्थ। ठीक है जी? अच्छा जी, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में हमने माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट लगा लिए। आगे चलें।
उसके बाद कह रहे हैं, जरा और सुनिएगा जी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के बी पार्ट पर आ गया हूँ जी। क्वेश्चन का बी पार्ट है, एज द करंट इन सोलिनॉइड इज स्विच ऑन देयर इज अ करंट इंड्यूस इन द स्मॉल कॉइल। बराबर वाले कॉइल में करंट पैदा हो गया। जैसे ही बराबर वाले कॉइल में करंट पैदा हुआ तो कह रहे हैं लेंजेस लॉ बताएं, जो मैं नहीं लिख रहा मैं लेंजेस लॉ क्लास में करा चुका हूँ। कह रहे हैं लेंजेस लॉ अप्लाई करें और स्टेट एंड एक्सप्लेन करें कि दूसरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। मार्क दिस डायरेक्शन। तो मुझे दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो इस दफा मैं इज्मा तुम्हें पूछूंगा, इज्मा बेटा मुझे बताओ, यहाँ साउथ पोल बन रहा है तो बराबर वाले में कौन सा पोल बनेगा। लेंजेस लॉ दिमाग में रखना। और लेंजेस लॉ कहता है कि हमेशा अपोज। जी सर, अगर पहले वाले में साउथ पोल बन रहा है तो दूसरे वाले में भी साउथ पोल बनेगा। क्यों साउथ पोल बनेगा तो वो भी जरा सुन लेना। सर साउथ पोल इसलिए बनेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो करंट प्रोड्यूस होगा उसने अपोज करना है अपने कॉज को, रिपेल करना है अपने कॉज को। इसका कॉज ये प्राइमरी कॉइल है। अगर प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल ने रिपेल करना है, अपोज करना है, तो वो साउथ पोल बनेगा। और अब साउथ पोल बनेगा तो फिर मैं आपसे पूछूं, बताइए दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, यानी दूसरे कॉइल में सब कुछ उल्टा चल रहा होगा। तो साउथ पोल बनेगा। और साउथ पोल बनने की वजह से गौर से सुनना, ये बड़ा वाला कॉइल इस छोटे वाले कॉइल को उठा के फेंक देगा। ये बड़ा वाला कॉइल छोटे वाले कॉइल को उठा के फेंक देगा। और की बेहतर जो एक पिक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 15 में है, जरा देखिएगा। वो भी क्वेश्चन नंबर 15 में दिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को सामने रखते हुए जरा देखिएगा, ये इसकी ज्यादा एक बेहतर एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ बना के दी हुई है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन को जरा जहन में रखिएगा। सर ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल में करंट आएगा। सर जैसे ही करंट आएगा तो करंट आने पर कोई नॉर्थ पोल बनेगा। मुझे नहीं पता कहाँ नॉर्थ बनेगा, मुझे नहीं पता कहाँ साउथ बनेगा, पूछा भी नहीं उसने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं जनाब, ये दूसरा कॉइल है, कॉइल के बजाय रिंग बोल दिया, दूसरा कॉइल रिंग है, उसको ऊपर रखा हुआ है। और नीचे वाला जो कॉइल है उसमें मैं करंट पास कराने जा रहा हूँ। जरा सुनिए, जैसे ही स्विच को मैंने, स्विच शुरू में ओपन है, कहते हैं जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, गौर से सुना, स्विच को क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करने पर ऊपर रखा हुआ अल्युमिनियम का रिंग जंप कर जाता है। ऊपर रखा हुआ अल्युमिनियम का रिंग जंप कर जाता है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन में आओगे तो फौरन तुम्हें बात समझ में आएगी कि जिस तरफ प्राइमरी कॉइल का नॉर्थ पोल बन रहा होगा दूसरे वाले पोर्शन में वहां पे भी ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर प्राइमरी वाले कॉइल में अगर यहाँ साउथ पोल बन रहा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। और साउथ पोल को रिपेल करेगा। और जैसे ही रिपेल करेगा तो रिपेल करते ही, ठीक है जनाब, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ की भी कहानी सुनानी है, फेराडेज लॉ की कहानी सुनानी है, और दोनों की कहानी सुना के बताना है कि वाई जंप, तो ये क्यों जंप कर रहा है। तो मैं पूरा आंसर लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है कि व्हेन switch is closed, current passes through primary coil, magnetic field produced as magnetic flux changes, as magnetic flux changes, induced current is produced in the secondary coil, and this secondary coil according to Lenz's law is repelled by primary coil. प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि दोनों तरफ सेम पोल्स बनेंगे। जब सेम पोल बनेंगे तो आपको पता है लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए पहला वाला प्राइमरी कॉइल दूसरे वाले सेकेंडरी कॉइल को उठा के फेंक देगा। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं क्वेश्चन के बाद इसका पूरा प्रॉपर आपको आंसर लिख के दे दूंगा, लेकिन मैं आंसर लिखने के बजाय इंग्लिश लिखने में भी टाइम नहीं लगाना चाह रहा। आज मुझे लाजमी ये चैप्टर खत्म करना है। मैं सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूँ जो मुझे लगता है बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला भी है। तो क्या उमर आपको बेटा ये बात समझ में आ गई है कि सर जो प्राइमरी कॉइल है, जब आप प्राइमरी कॉइल से करंट पास करते हैं तो प्राइमरी कॉइल में एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है, एक तरफ साउथ पोल बनता है। स्विच क्लोज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज अल्युमिनियम रिंग के अंदर इंड्यूस करंट पैदा करेगा। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली उस अल्युमिनियम रिंग के लोअर पार्ट में ऐसा पोल बनेगा जो प्राइमरी कॉइल के पोल को अपोज करेगा, और उसके अपोज करने की वजह से वो उसको ऊपर उठा के जंप
करा देगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ इसी तरह की और कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये वाली आपने कहानी लिखनी है। तो ये मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बात मैंने पूरी समझा दी है। तो क्या मुझे लिखना चाहिए उमर, या आप खुद से लिख लेंगे? जाने दो उमर बेटा, क्या बोलते हैं? ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगे कि नहीं सर लिख दे, मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको लिख के भी क्लास के बाद अलग से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो कल वाली बात हो गई। और कल वाली बात का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद यार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन नंबर 14 में पहले पूछ रहा है फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन, जो मैं नहीं करा रहा। ठीक है, जो मैं नहीं करा रहा। उसके बाद कह रहे हैं ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, ये भी मैं आपको नहीं करा रहा, क्योंकि ईएमएफ की भी कल मैंने तकरीबन 2 सवाल कराए। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जनाब। सब कुछ इसने इसके अंदर दिया हुआ है, आप आराम से खुद से कर सकते हो। जो कराने में इंटरेस्टेड हूँ ना मैं, वो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन तो बच्चा संभल संभाल लेता है, लेकिन जो ग्राफ की ड्राइंग होती है, तो ग्राफ की ड्राइंग के अंदर बाज़ औक़ात बच्चे को प्रॉब्लम होती है, समझ भी नहीं आता क्या करना है। तो आइए ग्राफ के अंदर बात करते हैं। सरमद, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपसे बात करना पसंद करेंगे। सरमद बेटा, ये बताइए, ये बी का ग्राफ है। बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लक्स डेंसिटी के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, वही इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ होता है। ठीक है जनाब। वही इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ होता है। अच्छा, उस इंड्यूस ईएमएफ के ग्राफ में भी एक छोटा सा इशू ये है। और अगर काश आपके पास बुक होती और बुक के अंदर आप मुझे मार्किंग स्कीम में से क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर बता सकते, क्योंकि उसी बी पार्ट के आंसर, अच्छा ये बी पार्ट का आंसर दिया हुआ है, 3.6 मिली वोल्ट है। ठीक है, 3.6 मिली वोल्ट, 0.15 सेकेंड का करंट। ठीक है, मैं अब समझ गया क्या करना है। तो जरा बेटा मुझे सरमत सिर्फ ये बताइए, सरमत बेटा, कि जब बी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो सर जब बी कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो क्या ईएमएफ पैदा होगी या नहीं होगी सरमत? ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। और बहुत इजी वे में मैंने बताया, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ईएमएफ नहीं हो रही। दूसरा मेथड, सर ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है, इसलिए आपने जीरो ग्रेडियंट बना दिया। ठीक है जी। एक तो मैंने इस चीज को निपटा दिया हाथ क्या। जरा इस वाले पोर्शन में भी आइए, यहां से यहां तक, इसके अंदर भी ग्रेडियंट जीरो है। इस वाले पोर्शन में भी आइए, सर इसका भी ग्रेडियंट जीरो है। तो इन तीन चीजों को लेकर यहां से यहां तक मैंने स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और 0.42 से आगे भी मैंने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो जनाब, हमें क्वेश्चन में बी का ग्राफ दिया हुआ था, और सर बी वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, वो ईएमएफ का ग्राफ होता है। ये बात तो बिल्कुल आसान सी थी। ठीक। अब मुझे बताएंगे फैजान भाई, फैजान भाई मुझे बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बी चेंज हो रहा है। सर अब इसमें बी चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, इस इंड्यूस ईएमएफ को पैदा होने में टाइम कितना लग रहा है? तो गौर से देखिएगा, 0.1 से 0.25 तक गए हुए, तो ये टाइम लग रहा है 0.15 सेकेंड का। और इसी 0.15 सेकेंड के टाइम को लेकर, 0.15 सेकेंड के टाइम को लेकर हमने ईएमएफ ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। इट इज 3.6 मिली वोल्ट। तो 3.6 मिली वोल्ट की ईएमएफ है। आप मुझे फैजान बताएंगे, यहां से यहां तक का जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट फैजान नेगेटिव है या पॉजिटिव है? फैजान, नेगेटिव है। कल मैंने पढ़ाया था सर, लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट है, नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो मैं ईएमएफ भी नेगेटिव ही बनाऊंगा। लेकिन कल मैंने ये भी बताया हुआ था कि अगर आप गलती से पॉजिटिव बना देंगे, तो वो भी गलती से एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंजेज लॉ को कुछ लोग लेके अपोजिट ग्रेडियंट बनाते हैं, और कुछ लोग सेम ग्रेडियंट बनाते हैं। मैं कहता हूँ भैया सेम बनाओ। तो जनाब, फर्स्ट पोर्शन में अगर हम देखें, तो सर इस वाले पोर्शन में नेगेटिव ग्रेडियंट है, मैं नेगेटिव ईएमएफ बना रहा हूँ, और वैल्यू है 3.6। तो देखिए 3.6 कहाँ पर होगी? तो 3.6 देखिएगा, ये 2 है, ये 4 है, और 4 से यहाँ तक ये 3.6 होगी। ठीक। भाई चश्मे में मुझे जितना नजर आ रहा है उतना बस मैंने कोशिश करके यहाँ से यहाँ तक बना दिया। आप ज्यादा बेहतर देख के अपनी बुक में बना लीजिएगा। ये 3.6 मिली वोल्ट की ईएमएफ है, और इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ये तो मैंने बात कर ली फैजान से। अब फैजान से बात करने के बाद, फैजान ने बिल्कुल सही बताया है। अच्छा इस्मा बेटा, तुम मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक भी, पहली बात तो कि
बी का चेंज उतना ही है, ठीक है ना, बी का चेंज उतना ही है, सिर्फ सिर्फ डिफरेंस है टाइम में डिफरेंस है। देखिएगा लास्ट टाइम था 0.15 का, और ये इसका आधा टाइम में उतना बी चेंज हो रहा है। आपको पता है अगर टाइम आधा हो जाए तो ईएमएफ डबल हो जाती है, याद रखिएगा। टाइम हाफ करोगे तो ईएमएफ डबल हो जाएगी। तो इस्मा बेटा मैंने इतनी बात बता दी, मुझे बता दो ए से बी तक वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है इसको सामने देखो, और मुझे बताओ ईएमएफ के ग्राफ में मुझे क्या करना चाहिए, इस्मा बोलो। बस -3.6 को डबल करके बना दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 3.6 का डबल कर दें, इट इज इक्वल टू 7.2। और जो 7.2 है, ये हो गया 7.2, मेरे ख्याल में ये वाली लाइन है, ठीक है जनाब। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ही बना दी है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है जनाब। तो आप देखिए मैंने दोनों ईएमएफ नेगेटिव बनाई है, और आप चाहें तो दोनों ईएमएफ पॉजिटिव साइड पे भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने जनाब दो ईएमएफ के ग्राफ बना दिए, क्योंकि मेरे अपने ख्याल में बच्चों को ईएमएफ के ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ सिर्फ ग्राफ का करना चाह रहा हूँ, ऊपर की कैलकुलेशन मुझे पता है आप संभाल लोगे। तो 10 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक बात है जो मैं कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन एक सोलिनॉइड है, और इस सोलिनॉइड में जो करंट है वो करंट आउट ऑफ द पेज है, करंट आ रहा आउट ऑफ द पेज, पर कहां से आउट ऑफ द पेज, जरा ख्याल रखिएगा, नीचे वाले पोर्शन से आउट ऑफ द पेज है। या नीचे वाले पोर्शन में आउट ऑफ द पेज है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ इनटू द पेज होगा, ठीक है। फिर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को फिर दोबारा बोलूंगा कि भाई इस वाली पिक्चर को देख के खुदा के लिए अब सही बता देना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैमरे से अलग से तस्वीर बनाने के लिए कोई मेरा बच्चा अवेलेबल नहीं है घर का, वरना मैं हाथ की तस्वीर बना के आजकल बच्चों को दिखा रहा हूँ। कोई बच्चे का मतलब, चले हम सरमद आपसे ही पूछते हैं, सरमद आप मुझे बताएंगे इसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर होगा। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी उल्टे सीधे लिखे हैं। लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होगा या किधर, जरा लगाइए अपना राइट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए। और जो बात मैंने अभी सिखाई थी उस वाली बात को, कि अगर करंट इनटू द पेज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाओगे, राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाओगे। और जब राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाते हो जो मैंने बनाई है, तो सरमत बताना तुम्हारा अंगूठा लेफ्ट पर आ रहा है राइट पर आ रहा है, और खुदा के लिए सही बताना। शुक्र है लेफ्ट पर आ रहा है। उमर भाई आप भी मुझे बता दें आपका अंगूठा भी लेफ्ट पर आ रहा है। इफ वी अप्लाई राइट हैंड ग्रिप रूल, तो क्या आपका थंब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आ रहा है या नहीं, उमर? हाँ करो करो। ठीक है जी, आपका थंब लेफ्ट साइड पर आना चाहिए। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब क्लास खत्म हो, क्योंकि जब क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात को बच्चा कोई बात पूछना चाह रहा होता है और नहीं पूछ पाता, आप मुझे वॉइस मैसेज बना के दे दो क्लास के बाद कि सर मुझे ये वाली बात बता दें। मैं आपको एक अलग से वीडियो देकर या अलग से टाइम देकर वाला सवाल भी करा दूंगा। यार जब क्लास खत्म हो तो क्लास के बाद रुक जाया करो, जब क्लास खत्म हो तो क्लास के बाद रुक जाया करो, और बोले सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। ऑल दो कि मैं काफी रुक के पढ़ा रहा हूँ, कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहा। अच्छा जी, दोनों बच्चों ने मुझे बता दिया लेफ्ट साइड पे पर नॉर्थ पोल आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल आ रहा है, तो पोल नहीं पूछा, उसने बोला है फील्ड लाइंस बनाओ इन साइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर फील्ड लाइन बनानी है, ठीक। तो फैजान तो मुझे बताना मैग्नेटिक लाइनों की डायरेक्शन किधर से किधर बनाऊं, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, सॉलिनॉइड के अंदर? साउथ से नॉर्थ सर, आप जब अंदर होंगे ना, अंदर होंगे तो साउथ से नॉर्थ होगा, अंदर होंगे तो साउथ से नॉर्थ होगा। और अब आप देखें ना, इतनी सी बात को लेकर उसने कहा है 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और कह रहा है ड्रॉ फील्ड लाइंस, एक नहीं बनानी, मैंने तो एक बनाई है। कह रहा है ड्रॉ फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस बना दो, और काफी क्लोज क्लोज करके बनाइएगा, क्योंकि इन साइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली ये लाइनें बहुत करीब करीब होंगी। और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं क्लास के बाद अपनी सॉलिनॉइड वाली जो भी एनिमेशन में दिखा रहा था, वो वीडियो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, एक नज़र उसको दोबारा देख लीजिएगा। उसमें मैं पीछे से कमेंट्री भी कर रहा हूँ, तो जरा और अच्छी बात समझ में आ जाएगी। तो जनाब मैग्नेटिक लाइनें बनेंगी साउथ टू नॉर्थ,
ठीक है जी। सिर्फ इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को सिलेक्ट किया था, वरना क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखें फैराडे लॉ पूछ रहा है, मुझे पढ़ाने का कोई इस वक्त इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको तंग करेगा। ये क्वेश्चन क्या है तो जरा गौर से सुने। ये बताइए, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए उन तमाम क्वेश्चन में 2 कॉइल्स होते थे, और जब 2 कॉइल होते हैं तो 2 कॉइल के लिए मैं एक हेडिंग डलाता हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जनाब, जब कभी 2 कॉइल होते हैं तो हमेशा मैं हेडिंग देता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे 2 कॉइल नहीं है बल्कि सिंगल कॉइल है। और अगर सिंगल कॉइल हो ना, तो सिंगल कॉइल वाले क्वेश्चन में भी अगर इंडक्शन को इन्वॉल्व करना हो तो यहाँ पे मुझे हेडिंग डालना चाहिए, इट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है तो जरा और से सुनिएगा, सेल्फ इंडक्शन में होता है क्या। सर सेल्फ इंडक्शन में होता ये है, सेल्फ इंडक्शन सिंगल कॉइल में, सर जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो सेल या बैटरी का करंट कॉइल में भागता है। जैसे ही कॉइल में करंट भागता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे भी करंट 5 एम्पियर होगा। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली 5 एम्पियर करंट कुछ देर के बाद, जरा देखिएगा, इंक्रीज ग्रेजुअली टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एकदम से 5 एम्पियर के ऊपर रीडिंग नहीं पहुंचती। सेल से करंट आप भेज रहे हो 5 एम्पियर, डीसी करंट है। सर जब ये डीसी करंट है तो डीसी करंट को तो एकदम से अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि वो खुद कह रहा है, और खुद कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जहन में रखते हुए एक्सप्लेन कीजिएगा कि करंट की वैल्यू एकदम से 5 एम्पियर पे नहीं पहुंचती, ग्रेजुअली बढ़ती है। ग्रेजुअली बढ़ने का मतलब इस वाले कॉइल के अंदर 1 एम्पियर होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 पे पहुंचेगी। एकदम से टोटल वैल्यू पर नहीं पहुंचेगी। ठीक, तो पहली बात मुझे पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन मैं अपना रिपीट कर रहा हूँ। सर सिंगल कॉइल है, 2 कॉइल नहीं है, सिंगल कॉइल है। सिंगल कॉइल में हेडिंग होती है, अगर सिंगल कॉइल के अंदर वो लफ्ज बोल रहा है सिंगल कॉइल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो समझ जाइए बात कर रहा है सेल्फ इंडक्शन की। और जब कभी सेल्फ इंडक्शन की बात करता है तो सर सेल्फ इंडक्शन में जब हम करंट पास कराते हैं तो करंट पास करने पर, डीसी करंट दे रहा हूँ, एसी की तो बात ही अलग है, एसी में तो होता ही होता है इंडक्शन। डीसी भी दूंगा ना, तो डीसी देने पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कि जब मैं डीसी भेजता हूँ तो डीसी की जो वैल्यू है, क्योंकि सेल लगा हुआ है, डीसी की वैल्यू है, ये एकदम से अपने 5 एम्पियर पे नहीं पहुंचेगी बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन है ग्रेजुअली क्यों इंक्रीज होती है, और इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आ गया, तो जरा गौर से सुनिएगा। सर वजह ये होती है कि बैटरी का करंट स्विच ऑन करने से पहले करंट था 0 एम्पियर। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट आपने एकदम से भेज दिया, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर। तो करंट चेंज हो रहा है। सर जब करंट चेंज होगा ना, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है ना, तो इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, तो इसी कॉइल में एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है। बैक, बैक का लफ्ज स्पेशली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो नया करंट पैदा होगा, जो नई ईएमएफ पैदा होगी ड्यू टू द फ्लक्स चेंज, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसका बैक करंट होता है, उल्टा करंट पैदा होता है, सर वो बैकवर्ड करंट सेल से आने वाले फॉरवर्ड करंट को अपोज करता है। ठीक है, और वो अपोज हमेशा नहीं करता रहेगा क्योंकि ये तो डीसी है। जब डीसी है तो कुछ देर तक अपोज करेगा, और अपोज करके फिर वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो खत्म होते ही करंट की जो वैल्यू होती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को दोबारा पकड़ लेती है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ लेती है। ठीक, मैं लिखूंगा तो मेरे ख्याल में ये बात बेहतर समझ में आएगी। लिखिएगा बेटा इस वाली बात को, अगर आपके पास काश बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन मौजूद हो। उमर तुम्हारी बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, और उमर तुम्हारी बुक के अंदर क्या यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी बच्चे के पास नहीं है ये वाला चैप्टर, बुक में ही गायब है। ठीक है उमर, तो जरा इस वाली बात को भी ख्याल रखिएगा, हो सकता है आपकी बुक में भी ना हो। ठीक, अच्छा जनाब जरा काम की बात पर आ रहा हूँ। काम की बात यह है कि एज करंट फ्रॉम सोर्स
increase from 0 to its own value, flux change in the same coil. Flux change in the same coil produces back EMF, which opposes it. So, अब सो के बाद यहाँ से ये वाला सेंटेंस पकड़ लें. So, the current in coil increase gradually to its maximum value. ठीक है ना. तो जो करंट होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, वो इंड्यूस ईएमएफ सेल से आने वाले करंट को अपोज करेगी, बैक मारेगी. और जब वो बैक मारेगी तो जो नया बैक ईएमएफ पैदा हो रही है सिंगल कॉइल में, ठीक है ना. सिंगल कॉइल है, दो कॉइल नहीं है. तो सिंगल कॉइल में ऐसा होना है, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. और जब कभी सेल्फ इंडक्शन होता है तो सेल्फ इंडक्शन होने पर, ठीक है जनाब, हम कहते हैं कि जो बैक ईएमएफ होती है ये अपोज करती है, लेकिन कुछ देर के बाद करंट की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर वापस आ जाती है. ठीक है जी. अच्छा, आप इस चीज को जरा अपने घरों में भी एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा कि जब आप मोटर को या एसी को स्विच ऑन करते हो, तो बताइए स्विच ऑन करते ही जो स्विच होता है, अगर आप रिमोट से नहीं कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, ठीक है ना, बटन से कर रहे हैं, तो आप देखिएगा जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमेशा उसके अंदर एक स्पार्क होता है. तो उस स्पार्क की वजह क्या होती है? सर, स्पार्क की वजह ये होती है कि जो सोर्स से करंट आ रहा होता है, वो करंट जीरो से एकदम से जब हाई वैल्यू की तरफ भागता है, 0 से 10 एम्पियर की तरफ भागता है, तो 0 से 10 एम्पियर की तरफ भागने में करंट का चेंज उसी बटन के अंदर फ्लक्स का चेंज कराता है, एक बैक ईएमएफ पैदा कराता है. और जो उल्टा करंट होता है वो जाने वाले करंट को अपोज करता है, और दोनों एक दूसरे से जब क्लैश करते हैं तो आप वहां पे देखोगे हमेशा स्पार्क होता है. तो आप देखोगे एसी का या मोटर का जो प्लग होता है वो हमेशा बहुत हार्ड इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जाता है. अगर आप किसी हल्के मटेरियल का बना लें तो कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर वो मेल्ट होकर खराब हो जाएगा, जल जाएगा. तो क्या इस वाली चीज को आपने डेली लाइफ में, सरमत भाई बताइए, एक्सपीरियंस किया है? ऐसा होता है नहीं होता डेली लाइफ में? बताइए सरमत. क्या कोई बच्चा क्लास में है क्या बच्चे? होता है ना, बिल्कुल जी. अच्छा, और इसीलिए हम लोग एसी को ऑपरेट करते वक्त भी एसी को ऑपरेट करते वक्त भी आपने देखा होगा हमेशा कोशिश करते हैं कि रिमोट से ऑन ऑफ करना चाहिए. क्योंकि अगर आप रिमोट से जब ऑन ऑफ करते हो ना, तो अब इन सारे सर्किट्स के अंदर लगे हुए होते हैं रिले स्विच. और जो रिले स्विच लगे हुए होते हैं ना, रिले स्विच, वो करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज कराते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज कराते हैं. और इसका फायदा ये होता है रिले स्विच से कि जो बैक ईएमएफ का झटका है ना, वो झटका नहीं लगेगा और एसी का कंप्रेसर भी खराब नहीं होगा, वगैरह वगैरह. तो सेफ्टी के लिए अब आजकल क्या लेकर आ गए हम लोग? रिले स्विच लेकर आ गए. रिले स्विच हम लोग ओ लेवल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने उसका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी. अच्छा जी, ये मैंने क्वेश्चन सर्च करके रखे थे खाली सारे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को लेके, जो मैंने आपको खत्म करा दिए. अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बाकी बचा है, जिसका नाम है जनाब ट्रांसफार्मर. और ये ट्रांसफार्मर वही है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है. कोई नई बात इसमें नहीं आएगी, सारी की सारी बातें ओ लेवल्स वाली ही है. तो ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे कि रीड एंड राइट वाले ने ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में डाले हुए. तो ट्रांसफार्मर का एक दो सवाल आपको ईएम इंडक्शन में मिलेगा, वरना इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में. तो चलें जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक. टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर. फाद भाई आप क्लास में बैठे हुए हैं? क्योंकि आपसे काफी देर हो गई, मैंने दिमाग में नहीं आया कि आपसे भी मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए. आप नाराज तो नहीं है? मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं कर पा रहा यार. अच्छा, चले चले, ठीक है, चले ठीक है. अच्छा चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर. ठीक. ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो जरा यार याद कीजिए, ट्रांसफार्मर में वो लेवल्स में पढ़ाते थे कि सर ट्रांसफार्मर भी ना म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे काम करता है. और जब वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पे काम करता है तो याद है म्यूचुअल इंडक्शन में सर दो कॉइल्स होते हैं. एक ये पहला कॉइल है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल.
और ये दूसरा कॉइल है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में हम लोग जो करंट देते हैं सर, वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। जो प्राइमरी कॉइल होगा, प्राइमरी कॉइल को हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। और आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है सर, वो करंट इटसेल्फ वेरी करता है। सर अब करंट वेरी करता है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फिर आपको ये भी पता है कि सर जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस आयरन के कोर में से गुजरना पसंद करती हैं। आयरन का कोर मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से इजीली पास कराता है, इसीलिए कोर हमेशा आयरन का लेते हैं। तो आयरन का कोर प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइंस को पकड़ के सेकेंडरी कॉइल में से पास करा रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बेटा जरा पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है, कह रहे बताइए जो करंट induce EMF in the secondary coil, how this current gives rise to induce electromotive force in the secondary coil। प्राइमरी कॉइल में जब आप AC देते हो, और याद रखिएगा AC का एक और नाम है साइनोसॉइडल करंट, क्योंकि इसका जो करंट का ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल होता है। ठीक है जनाब। तो जो AC करंट है, कह रहे हैं AC करंट प्राइमरी कॉइल में देते हैं। जब प्राइमरी कॉइल में AC करंट देते हैं तो क्वेश्चन है सेकेंडरी कॉइल में वाई EMF इज प्रोड्यूस्ड। तो जनाब इसका आंसर इतने दिन से पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है कि आपको पता है AC चेंजेस इटसेल्फ, AC चेंजेस इटसेल्फ। ठीक है जनाब। और जब AC खुद ब खुद चेंज होगा तो द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस EMF। ठीक है जनाब। तो भाई सीधी सी बात है कि जो प्राइमरी करंट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को आप ऑल्टरनेटिंग करंट देते हो। जब प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आयरन का कोर, जिसके ऊपर हमने तार लपेटा हुआ होता है, ठीक है जनाब, इस आयरन के कोर से प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें सेकेंडरी कॉइल के अंदर पहुंच जाती हैं। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट इटसेल्फ चेंज होता है तो करंट का चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, ठीक है जनाब, इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेगा। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो भी एसी प्रोड्यूस करता है। यहाँ से एसी देते हैं, वहां से भी एसी प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जब वो एसी प्रोड्यूस हो रहा होता है तो क्वेश्चन ये है कि बताइए सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हो रही है वो भी फ्लक्चुएट कर रही है। बताइए वो क्यों फ्लक्चुएट कर रही है। तो बेटा जरा इसका भी आंसर लिखिएगा कि आपको पता है कि प्राइमरी कॉइल में हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी से सेकेंडरी में हो रहा है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी मुसलसल चेंज हो रहा होता है। ठीक है जनाब। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट भी चेंज हो रहा होता है। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट भेजूंगा वो एसी होगा। एसी मुसलसल चेंज हो रहा होता है, उसके चेन से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, और फ्लक्स के चेंज होने का रेट भी मुसलसल चेंज हो रहा होता है। इसलिए सेकेंडरी कॉइल में भी हमेशा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। फिर क्वेश्चन है कि बताइए कि सॉफ्ट आयरन कोर लेमिनेट क्यों होता है। तो इस वाली बात को समझाने के लिए मुझे कोई ब्लैंक पेज चाहिए होगा, वरना मैं इतनी अच्छे तरीके से इस वाली बात को समझा नहीं पाऊंगा। कि जो कोर होता है, इस कोर में लेमिनेशन क्यों लाजमी है, और लेमिनेशन का मतलब क्या है, तो जरा उस वाली बात को समझिएगा। भाई मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर का बेटा कोर होता है ना, ये कोर का मतलब जिसके ऊपर हम तार को लपेटते हैं। पहली बात तो ये कि आयरन के ब्लॉक का नहीं होता, वो आयरन की प्लेटें होती हैं। जो क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम दी हुई है ना, वो 2D है तो मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा, तो इसको यहाँ मैं 3D बना रहा हूँ। और 3D में बेटा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं रेड लाइनें बना रहा हूँ, ये रेड लाइनें बना के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आयरन का कोर
आयरन का ब्लॉक नहीं है, आयरन का कोर आयरन का ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये आयरन की प्लेटें हैं। और इन आयरन की प्लेटों को लैमिनेट करके एक दूसरे से चिपकाया जाता है। क्वेश्चन है लैमिनेशन करते क्यों है, मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। भाई लैमिनेशन करने की वजह ये होती है कि जब आप प्राइमरी कॉइल के ऊपर प्राइमरी कॉइल से करंट पास कराते हो, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कॉइल है, तो कहते हैं जनाब जब हम प्राइमरी कॉइल से करंट पास कराते हैं तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, सर वो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से जब सेकेंडरी कॉइल की तरफ जा रही होती है तो ये मैग्नेटिक लाइनें आयरन के कोर में से गुजर रही होती हैं। जब ये आयरन के कोर में से गुजरती हैं तो ये आयरन के कोर में भी करंट पैदा कर देती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि प्राइमरी कॉइल से करंट सिर्फ सेकेंडरी में पैदा होता है, बल्कि आयरन के कोर में भी करंट पैदा हो जाता है। और आयरन के कोर में जो करंट पैदा होता है उस करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट। ये वाली बात ओ लेवल्स में नहीं होती थी, इसलिए थोड़ी लंबी करके सुना रहा हूँ। तो जनाब जो आयरन का कोर होगा उस आयरन के कोर में भी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये करंट अगर ग्रो करता चला, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। तो जनाब ये जो एडी करंट बेटा इसके कोर में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये करंट ग्रो करता चला गया तो ट्रांसफार्मर बहुत गर्म हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एडी करंट ग्रो ना करे। तो अगर एडी करंट एक प्लेट में प्रोड्यूस हो गया है तो हम चाहते हैं कि दूसरी प्लेट के अंदर वो कंडक्ट ही ना हो। जब कंडक्ट नहीं होगा तो ग्रो भी नहीं करेगा। तो एडी करंट की ग्रोथ को रोकने के लिए हम आयरन के ब्लॉक पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल नहीं लपेटते, बल्कि आयरन की प्लेटों को लैमिनेट करके एक दूसरे से पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके फिर तार की वाइंडिंग करते हैं, ताकि एक प्लेट में पैदा होने वाला एडी करंट दूसरी प्लेट में ना कंडक्ट कर सके और ना ही ग्रो कर सके। क्योंकि अगर कंडक्ट भी करेगा और ग्रो भी करेगा तो ट्रांसफार्मर का कोर एडी करंट की वजह से बहुत गर्म हो जाएगा। तो जरा इस वाली बात को बेटा यूं लिखिएगा, और ये वाली बात आपको पेपर में बार बार मिलेगी। ठीक है जनाब, तो लिखिएगा टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एडी करंट which is produced in the iron core। ठीक है ना, मैं जो प्राइमरी कॉइल में करंट भेज रहा हूँ उससे मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोर है कोर के अंदर भी करंट पैदा कर रहा है। जो करंट कोर में पैदा होता है सर, कोर वाले करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट। ये मेरे ख्याल में आप नया लफ्ज सुन रहे हैं, एडी करंट। और इस एडी करंट की ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग हमेशा लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रांसफार्मर का है, और ट्रांसफार्मर का पूछ रहे हैं, बताइए फंक्शन क्या है। तो ट्रांसफार्मर के तो यार इतने सारे फंक्शन हैं, तो उनमें से कोई एक आपसे पूछ रहे हैं, तो कोई बच्चा बता सकता है ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। जी, पता है आपको ट्रांसफार्मर का क्या काम। जी, हमारे पास जो मोबाइल का चार्जर है वो 240 वोल्ट को रिड्यूस कर देता है किसके ऊपर जनाब, 6 वोल्ट पर, जिससे हम मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। तो जितने भी चार्जर होते हैं उन सब के अंदर हम अपनी मर्जी का वोल्टेज चेंज कर रहे होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी वोल्टेज, या थोड़ी मुश्किल जबान बोलूं तो इट इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है जनाब, वोल्टेज स्टेप अप भी कराते हैं स्टेप डाउन भी कराते हैं। कब स्टेप अप कराते हैं कब स्टेप डाउन कराते हैं, तो इसको भी अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली। लेकिन अभी मैंने जितनी बात बोली है मेरे ख्याल में ये सारी की सारी बात हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल्स होते हैं, प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं
तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है। अगर प्राइमरी कॉइल में आपने डीसी दिया, बेवकूफाना बात कर रहे हैं, डीसी दोगे तो सर वो करंट चेंज नहीं होगा। जब करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो आगे चल के एक सवाल आएगा जो मैं अब नहीं कराऊंगा, मैंने बता दिया कि डीसी देने से सर डीसी ना चेंज होता है, ना फ्लक्स चेंज होता है, ना इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। ठीक, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा।